सिविक से रहेगा। लेसन नंबर 5 डेमोक्रेसी फॉर क्लास 10। क्लास 10 के एसएसटी के अंदर हम जो डेमोक्रेसी का टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी रहेगा भाई इंट्रोडक्शन रिलेटेड थोड़ा इसका कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन की बात करें अपन तो डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी को अगर नॉर्मली समझा जाए तो डेमोक्रेसी एक गवर्नेंस का सिस्टम है, यानी अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब रूल हो जाएगा, यानी रूल करने का एक सिस्टम डेमोक्रेसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अब डेमोक्रेसी कैसे आया, कब आया, या डेमोक्रेसी का आने के पीछे रीजन क्या थे, तो उसके बारे में थोड़ा अपन ब्रीफली देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एंशिएंट टाइम की बात करें अपन। एंशिएंट टाइम के अंदर बताया जा रखा है कि जो एक अलग अलग जो रीजन थे, अलग अलग रीजन में पूरा वर्ल्ड का वो डिवाइड था। जैसे अभी जो करंटली फॉर्म दिखाई दे रही है हमें या देखने को मिलती है, अलग अलग कंट्रीज होती है या अलग अलग वहाँ सिस्टम होता है। ऐसा नहीं था पहले, क्योंकि पूरा ऑल ओवर जो आपके वर्ल्ड था वो अलग अलग छोटे बड़े एरियाज के अंदर क्या था, डिवाइडेड था, ठीक है ना। तो वहाँ उनका सबका क्या था, अलग अलग सिस्टम था। वहाँ जो पर्टिकुलर वहाँ का रूलर या इंपर कह सकते हो आप, राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे, उनके एक अलग ही सिस्टम था, अलग ही रूल्स थे। और उन रूल्स को या रेगुलेशन जो भी होते हैं तो वहाँ की जो पब्लिक होती है वो उनको मानती थी, उनको फॉलो करते थे। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रूलिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो मेजरली हमें देखो 3 तरह का, जैसे ये गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है ना। ये इसको आप कह सकते हो रूलिंग सिस्टम। तो रूलिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग रूलिंग सिस्टम मिल जाएंगे। सबसे पहले जैसे कि आपका अगर मिलेगा, जैसे जो सबसे एंशिएंट माना जाता है वो माना जाता है आपके मोनार्की सिस्टम को, ठीक है ना। एंशिएंट माना जाए सबसे पुराना जो आपके रूलिंग सिस्टम है मोनार्की सिस्टम को माना गया है। अब मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, तो मोनार्की सिस्टम में कोई पर्टिकुलर वन पर्सन होता है, मे बी एक किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, यानी यहाँ पर जो एक किंग हो सकता है या फिर क्वीन हो सकती है या फिर प्रिंस हो सकता है, इंपर हो सकते हैं, यानी कोई भी एक पर्सन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर कोई भी एक पर्सन होता है जिसके पास में क्या होती है, रूलिंग पावर होती है किसी एक पर्टिकुलर वन पर्सन के हाथ में होती है। और वन पर्सन क्या होता है, अपने रूल्स रेगुलेशन या अपने डिजायर से क्या करता है, वहाँ के जो पब्लिक को रूलिंग करने का काम करता है। ये मोनार्की सिस्टम में एंशिएंट टाइम में चला आता था। इसके अंदर हेरिडिटरी फॉर्म हुआ करती थी कि जैसे भी कोई भी किंग है वो भी प्रेजेंटली यहाँ रूलिंग कर रहा है। तो आने वाले सिस्टम के अंदर जो आने वाला टाइम होगा, अगर रूलर होगा वो इसी डायनेस्टी में से रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल हम इंडिया में देख सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, तो उनके जो जैसे कि फर्दर है ना, उन जो नेक्स्ट रूलर है उनके बच्चों में आते हैं, जैसे बड़ा बेटा होता है वो रूलर बनता है, फिर अगली बार में उसका बेटा होता है वो रूलर बनता है, यानी ये सिस्टम लगातार चलता रहता था। इसमें पब्लिक के पास कोई पावर नहीं थी, पब्लिक के पास ना वोटिंग देने की पावर थी, ना कोई फ्रीडम इक्वालिटी ऐसा कोई सिस्टम में बहुत कम देखने को मिलता था। यहाँ पर रूलर पर डिपेंड कर रहा था वो किस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, किस तरह का सिस्टम वो आगे मतलब फॉलो कर पाता है। जैसे इसके लिए हमने लुई 16 के बारे में देख सकते हैं अपन, जो फ्रांस से बिलोंग करते थे, या जो आपके जार के बारे में पढ़ सकते हैं जो रशिया से बिलोंग करते थे, तो उनका जो सिस्टम था उनके बारे में पढ़ा होगा अपन ने। बहुत जो कह सकते हैं डेस्पोटिक रूलिंग सिस्टम था उनका, ज़्यादातर रूलर्स में लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं, और जो वहाँ की पीपल होती है उनको टैक्सेस वगैरह वगैरह वो सारा सिस्टम देना पड़ता है, यानी एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा होता था। फ्रीडम इक्वालिटी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती थी। ये सबसे पुराना सिस्टम मोनार्की सिस्टम, यानी जो वैसे और भी बहुत सारे सिस्टम है अपने पास में, लेकिन जो मेजरली जो आज तक चलते हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करें सेकेंड नंबर, जिसके अंदर आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप सिस्टम होता है, ये सिस्टम भी लगभग सिमिलर इसके जैसा ही है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ की जो पब्लिक होती है वो इसमें रिस्पेक्ट करती है। ये यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि भाई जैसे अगला रूलर बनेगा तो इसी डायनेस्टी का ही बनेगा, या जरूरी नहीं इस डायनेस्टी बनेगा, कोई दूसरी डायनेस्टी है कि मान लो अगर पावरफुल डायनेस्टी उसने इस पर अटैक कर लिया और पूरे जो स्टेट को अपने कैप्चर में कर लिया, तो उसी डायनेस्टी का रूलिंग सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन डिक्टेटरशिप थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक पावरफुल पर्सन होता है, यानी कोई भी एक पावरफुल पर्सन हो सकता है,
कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है, वो क्या करता है मिलिट्री असिस्टेंस है, या कोई किसी पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसके असिस्टेंस से क्या करता है वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या करता है अपने कंट्रोल में कर लेता है। कोई भी हो सकता है, किसी की मान लो मिलिट्री का हेड हो सकता है, मिलिट्री का कैसे चेयरपर्सन हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, या मान लो कोई जो रूलिंग गवर्नमेंट में चल रहा है उसी में भी कोई पर्सन हो सकता है। वो करता क्या है, कुछ नहीं करता, उसमें क्या है कि वो जो पूरा सिस्टम होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और उसमें फिर क्या होता है कि जैसे कि वो अपनी चॉइस से कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना कर देता है, अपने अकॉर्डिंग क्या करता है गवर्नमेंट को या वहाँ के जो स्टेट को उनको रूलिंग करने का उनको चलाने का काम करता है। तो उस तरह की जो फॉर्म होते हैं वो डिक्टेटरशिप में आती है। और इसका एग्जांपल अपन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में हम देख सकते हैं, जैसे हिटलर का सिस्टम देख सकते हो आप, मुसोलिनी का सिस्टम देख सकते हो आपके इटली के अंदर, हिटलर का जर्मनी के अंदर, तो वो इस डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल था। ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने देखा कि भाई जैसे डेमोक्रेसी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले लगभग जो सिस्टम चला था वो डेमोक्रेसी चल रहा था, ऑलमोस्ट एक डेमोक्रेसी थी। तो भाई उन्होंने जब देखा कि डेमोक्रेसी क्या हो रही है, सही तरीके से रूलिंग नहीं कर पा रही है, इकोनॉमिक रिसेशन हमें उस समय देखने को मिल रहा था, लगातार लॉसेस देखने को मिल रहे थे, तो भाई इन्होंने क्या कर लिया पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया और उनकी जगह पे इन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये भी हमने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जो थर्ड सिस्टम आता है, जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, वो आप कह सकते हो डेमोक्रेसी को कह सकते हो। इसमें भी क्या होता है, जो पर्टिकुलर वन पर्सन ही क्या करता है रूलिंग करता है, या वन पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तो वन पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पर, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो भी इसके अंदर हो सकता है। डेमोक्रेसी का डिफरेंस है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे कि जो मोर पर्सन, ज्यादा पर्सन इसमें क्या होते हैं इलेक्शन, या ज्यादा पर्सन होते हैं वो इसमें क्या करते हैं रूलिंग करने का काम करता है। मे बी इंटायर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी इनसे ज्यादा ही मिलेंगे आपको, इंटायर पब्लिक मिल सकती है या इंटायर जो पर्सन वो हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम इसको मान जाता है क्योंकि अभी प्रेजेंटली अगर मान लो क्राइटेरिया में देखा जाए, प्रेजेंटली वर्ल्ड में देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज उनके अंदर डेमोक्रेसी का स्टेब्लिशमेंट देखा जाता है, यानी उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश कर रखा है। तो ये तीनों अलग अलग सिस्टम है। इसके अलावा देखो एनार्क के सिस्टम में मिलता है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि कोई भी वन पर्सन रूलिंग करता है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो इसमें और भी बहुत सारे एक दो सिस्टम होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में पढ़ने को मिलेगा वो तीन सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। मोनार्की सिस्टम हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया और डेमोक्रेसी हो गया। ये रूलिंग सिस्टम में जो मोस्ट पॉपुलर रूलिंग सिस्टम रहे एंशिएंट टाइम से अभी के टाइमिंग तक, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा चैप्टर है आपके डेमोक्रेसी के बारे में, तो भाई डेमोक्रेसी आने के पीछे रीजन क्या था, डेमोक्रेसी क्यों आया, तो उसके बारे में जो चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाई डेमोक्रेसी क्यों आया। कि जब पहले के टाइम में जो पॉपुलर सिस्टम मोनार्की था तो डेमोक्रेसी आने के पीछे रीजन क्या थे, तो उसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको एक मोनार्की सिस्टम के बारे में बता दूं कि डेमोक्रेसी आई कैसे थी या डेमोक्रेसी आने के पीछे रीजन क्या थे, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बताया जाता है डेमोक्रेसी क्या है, तो अपन सबसे पहले फ्रांस की बात कर लेते हैं, इसी से पता चलेगा आपको, यानी फ्रांस के बारे में बात करते हैं। और फ्रांस में यहाँ बताया जा रहा है एक जो रिवोल्यूशन देखने को मिली थी, यानी इसकी बात करते हैं, यानी फ्रांस सिस्टम की बात करते हैं। तो फ्रांस में क्या हुआ था भाई, तो क्योंकि सबसे पहले जो आपने पढ़ाया था नेशनलिज्म है कि जब डेमोक्रेसी आई थी तो इसका मतलब हुआ था एक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में इंक्रीज हुई थी, एक नेशनलिज्म की अपनी कंट्री के लिए डिवोशंस की फीलिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। और वो फीलिंग आने के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी का स्टेब्लिशमेंट किया गया था। और सबसे पहले जो फीलिंग थी इस तरह की जो नेशनलिज्म की फीलिंग पहले पढ़ चुके अपन लेसन 4 के अंदर, तो वहाँ हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो भाई फ्रांस की बात, तो फ्रांस में क्या सिस्टम था देखना है इसके अंदर। फ्रांस पूरा फ्रांस था वो आपके 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता। अगर हम बात करें फ्रांस के पूरी, तो 3 अलग अलग स्टेट हुआ करते थे फ्रांस के अंदर। ये थी आपके फर्स्ट स्टेट जिसमें ज्यादा क्लेरिटी पर्सन थे, क्लेरिटी को अपन कह सकते हैं प्रिस्ट लोग, ठीक है ना। प्रिस्ट जानते होंगे, प्रिस्ट का मतलब जो आपके जो चर्च के फादर हुआ करते थे, चर्च के अंदर जो वर्शिप करवाने का काम किया करते थे उनको बोलते हैं क्लेरिटी क्लास। ये फर्स्ट क्लास हुआ करती थी। उसके बाद करते हैं अपन सेकंड क्लास या सेकंड स्टेट कह सकते हैं आप, जिसके अंदर रॉयल फैमिलीज, इसके अलावा लैंडलॉर्ड,
ज्यादा रॉयल फैमिलीज एम्परर वगैरह वगैरह वो सेकंड क्लास में थे। इसके अलावा लैंडलॉर्ड थे वो भी इसी सेकंड क्लास में आया करते थे। ये वाला था आपका सेकंड सिस्टम था। और हम बात करें थर्ड सिस्टम की, जो थर्ड सिस्टम था, थर्ड स्टेट थी, वो हुआ करती थी पीजेंट, आर्टिसंस, और इसके अलावा आपके लेबर कह सकते हो आप, या कुछ प्रोफेशनल कह सकते हो आप। वो यहाँ पर किसमें थी, थर्ड क्लास में आया करते थे। तो तीनों स्टेट के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। फर्स्ट वर्ड दे रखी है आपके यहाँ पर, फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर क्लर्की क्लास थे, जिसके अंदर प्रीस्ट हुआ करते थे चर्च के। इसके अलावा सेकंड स्टेट के अंदर जैसे कि आपके एम्परर हो गया, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए। और जो थर्ड स्टेट थी वो पीजेंट, जिसमें पीजेंट हो गए, या फिर आप आर्टिसंस, लेबर, या जो भी प्रोफेशनल इसके अलावा होते हैं वो थर्ड स्टेट में आया करते थे। ठीक है ना। इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज था जो पूरे में तो 1% था। कहने का मतलब कि जो क्लर्की पर्सन थे वो ओनली पूरे 5 के अंदर 1% ही हुआ करते थे। और जो एम्परर क्लास थी रॉयल फैमिली से वो आती थी आपके 2%, यानी इनका परसेंटेज ओनली कितना था, 2% था ओनली, जो रॉयल और जो रॉयल पर्सन या लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। और जो 97 जो परसेंटेज जो पॉपुलेशन थी वो भी कौन सी थी, ये जो थर्ड स्टेट में, जिसमें पीजेंट वगैरह वगैरह, आर्टिसन, लेबर, प्रोफेशनल, ये हुआ करते थे। ठीक है ना। रेस्ट उसके पावर की बात करें तो पावर ज्यादा के दोनों के पास थी, और जो सबसे कम पावर ना के बराबर थी नहीं, वो ज्यादा की मेजोरिटी के पास हुआ करती थी। मेजोरिटी के पास कुछ पावर नहीं थी, जिनका नंबर कम था उनके पास में पावर ज्यादा थी। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्लासेस थी, इनका मतलब ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये टैक्स फ्री क्लासेस थी। ठीक है ना। इनके साथ में इनको कुछ या समझ सकते हो आप, स्पेशल राइट ध्यान रखना इसके अंदर कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थे, ठीक है, इनकी बात करें, एक तो टैक्स फ्री क्लास थे। इनको बोले इनके ज्यादातर जो लैंड जमीन हुआ करती थी, ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, वो आपके क्लर्की क्लास के पास हुआ करती। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास थी, सेकंड नंबर रेलरोड वगैरह वगैरह इनके पास थी। तो इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वेल्थ सबसे ज्यादा थी, लेकिन इनको टैक्स भी रखा गया था, इनको किसी भी तरह का टैक्स हमें देना नहीं पड़ता था। इनके साथ साथ दोनों के पास कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। ठीक है ना, कि इनके जो बर्थ के बेस पर ही था कि इसी क्लास में किसी का बर्थ होता है तो कहने का मतलब उनको ऑटोमेटिकली स्पेशल राइट मिल जाया करते थे। ठीक है ना। ये दोनों मिलाकर ओनली 3% थे जिनके पास, ये 3% ऐसे लोग थे, ये दोनों मिलाकर जिनके पास स्पेशल राइट दिए गए थे, टैक्स भी रखा गया था। ठीक है ना, प्रॉपर्टी इनके पास ज्यादा थी। और बात करते हैं अपन थर्ड स्टेज की, जो भी सारा टैक्स था वो इनको पे करना पड़ता था। ठीक है ना, ये जो क्लास थी वो टैक्स पे करती थी, इसके साथ साथ नो स्पेशल राइट। थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं अपन, जो पीजेंट, आर्टिसन, लेबर, प्रोफेशनल हुआ करते थे, इनको टैक्स पे करना पड़ता था, जितना भी जो पे टैक्स, ठीक है ना, जितना भी मतलब इनको टैक्स था वो इनको क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था, पूरे स्टेट का जो भी टैक्स था, और इनको कोई स्पेशल राइट्स भी नहीं थे। ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या था कि भाई जैसे मान लो जैसे कि अब इनकी लाइफ तो बिल्कुल कंफर्टेबल हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेट की, सेकंड स्टेट या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की अच्छी कंफर्टेबल लाइफ थी। इनको मान लो कहीं पर वगैरह वगैरह कुछ भी प्रॉपर्टीज परचेज करने वगैरह वगैरह कुछ भी करना है, टैक्स नहीं थे। और मान लो इसके साथ साथ ही मान लो अगर कोई ये स्टेट, ये कंट्री अगर किसी को अटैक करती है, अटैक करने के साथ साथ मान लो लॉसेस होते हैं या वेपन्स की नीड होती है, तो उस समय ये क्या थे, लैंडलॉर्ड जो ये एम्परर हुआ करते थे, क्या करते थे, इनकी जो थर्ड स्टेट्स को वो टैक्स इंपोज कर दिया करते थे। अब वो टैक्स किसको देना पड़ता था, वो थर्ड स्टेट्स को देना पड़ता था। यानी इनके पास राइट भी कुछ, इन्होंने सोचा इसके बारे में कि भाई हमारे पास में हमारी मेजोरिटी भी ज्यादा है, ठीक है ना, हमारे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है इतनी, ठीक है ना, हमारे को राइट भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, लाइफ भी एकदम बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन चल रही है, और उसके बावजूद हमें क्या करना पड़, टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो भाई ऐसा क्यों, इनके साथ हमारे साथ में इतनी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्यों, पार्शियलिटी क्यों हो रही है, भाई इनको भी टैक्स देना चाहिए, या इनके पास जितनी प्रॉपर्टी हमें भी देनी चाहिए। तो इस तरह का जो आपके डिस्क्रिमिनेशन का माहौल था वो आपके फ्रांस के अंदर चल रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले का बता रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना, मिड 17वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। तो भाई ये वाला सर्कम चलता गया। तो भाई इन थर्ड स्टेज ने क्या हुआ,
अपनी जो कह सकते हैं वॉइस को उठाना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इनका अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? रीजन था कि इनके पास टैक्स फ्री क्लास, इनको टैक्स देना पड़ता। अब टैक्स भी क्या था, अलग अलग थी। जैसे मान लो स्टेट को लॉस हुआ या स्टेट को नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में नुकसान का जो कह सकते हैं नुकसान को जो लॉस हो रहा है उसको जो वापस रिकवर करने का काम कौन करते थे? ये लोग इनसे करवाया करते थे। इनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था ताकि स्टेट की जो कंडीशन है उसको वापस से रिकवर किया जाए। तो इस तरह के सरकमस्टेंसेस यहाँ पर फ्रांस के अंदर चल रहे थे, और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि हमें एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिली थी। इसी का रिजल्ट था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लोग इतने परेशान हो गए तो वहां के लोगों ने क्या हुआ भाई, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी आपके, ये हुई थी आपके 1789 सी के अंदर। भाई लोग इतने परेशान हो गए थे तो उन्होंने क्या हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तो सहा नहीं जाएगा, अब तो कुछ ज्यादा ही अति हो गई है। और इस रिवॉल्यूशन से यहाँ पर तीन चीजें सामने देखने को मिली थी। एक तो मिली थी आपके यहाँ पर फ्रीडम, ठीक है ना, एक मिली थी आपके पास में इक्वलिटी, और एक मिला था आपके ब्रदरहुड। ये तीन चीजें होती है वो हमें यहाँ पर सामने देख लो, फ्रेटर्निटी भी बोल सकते हैं। ये तीन चीजें सामने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखने को मिली थी। कहने का मतलब लोग चाहते थे कि जैसे ये क्लास थर्ड स्टेट से आगे, इनके पास वो फ्रीडम थी नहीं, ना अपना ऑक्यूपेशन चेंज करते थे, ये ना कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनको आने जाना, कहाँ जाना नहीं जाना, क्या करना नहीं करना, फिर लाइफ के सरकमस्टेंस स्टार्टिंग से लगाकर जो लास्ट तक का टाइम था इनका, जो देर तक का टाइम, वो सारा इनको क्या करना नहीं करना वो सारा डिसाइडेड क्लर्की यानी फादर चर्च के पोप, जिसके बारे में पढ़ चुके हो आप, पोप करते थे। वो डिसाइड करते थे कि एक्चुअली में पर्सन को करना क्या है, ठीक है ना। तो फ्रीडम तो ना के बराबर थी, कौन से रिलीजन को एडॉप्ट करना है, क्या करना नहीं करना, कोई राइट नहीं है। इक्वलिटी तो आप देख तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही दूर दूर तक, यानी इनको ये इनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, यानी इक्वलिटी। ये टैक्स फ्री है, इनको टैक्स देना पड़ रहा है, इनके पास स्पेशल राइट है, थर्ड स्टेट के पास स्पेशल राइट नहीं है। तो ये इक्वलिटी भी नहीं थी, तो यहाँ पर डिमांड हो रही थी इक्वलिटी की भी, जब हम यहाँ तभी रहेंगे जब हमें यहाँ पर इक्वलिटी दी जाए। बात करें तब ब्रदरहुड की, क्योंकि ब्रदरहुड तो बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि जब ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी तभी आपके अंदर एक इक्वलिटी की फॉर्म आ सकती है, यानी आप एक दूसरे को ब्रदर वाले फीलिंग से रखोगे तो इक्वलिटी आएगी, और इक्वलिटी है तो डेमोक्रेसी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन ये चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। तो ये तीन चीजें थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें देखने को मिल रही है। और इस रिवॉल्यूशन से एक चीज और भी हमें देखने को मिली थी, वो मिल रही थी कि यार हर एक पर्सन के पास में क्या होती है, उसकी पर्सनल फ्रीडम होती है ना। हर एक पर्सन के पास पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे स्पीच की हो, चाहे ग्रुप या एक यूनियन ऑर्गेनाइजेशन करने की हो, या फिर मूवमेंट करने की हो, ठीक है ना, कोई भी या पीसफुल जो मीटिंग अटेंड करने, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की बात हो, तो इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? उस समय की गवर्नमेंट, वहाँ की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है वो करेगी। हमें सामने देखने को और मिला था। यहीं से कह सकते हैं, इसके बाद आएंगे यहाँ पर नेपोलियन एक्ट आपने पढ़ा है 1999 के अंदर नेपोलियन जिसका एक राइज हुआ था, वो एक फ्रांस के अंदर आया था, ठीक है ना। 1804 के अंदर उसने कोड ऑफ नेपोलियन बनाए थे, ठीक है ना। कोड ऑफ नेपोलियन ये बनाए थे उसने 1804 सी के अंदर। यहीं से क्या हुआ था, वो रूलर बन गया था। और इस कोड के अंदर उसने काफी चेंजेस देखने को मिले थे, जैसे सोसाइटी में इक्वलिटी स्टेब्लिश करने का काम किया था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था उसने। उसके अलावा इंटरनल ट्रेड था ना, ट्रेड सिस्टम, उसमें बिल्कुल जो टैक्सेस थे वो सारे टैक्सेस उसने फ्री कर दिया, ठीक है ना। और उसने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का काम किया। तो यहीं से एक इस तरह की फीलिंग यहाँ पर आने को मिल गई थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यहाँ पर डेमोक्रेसी का राइज हुआ था। यानी डेमोक्रेसी का राइज है वो कहाँ से हुआ था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के फीचर्स है तीनों। डेमोक्रेसी फ्रीडम अवेलेबल करवाता है, डेमोक्रेसी इक्वालिटी देता है, और डेमोक्रेसी आपको ब्रदरहुड की फीलिंग भी देता है। तीनों फीचर्स आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है उसका राइज है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमें देखने को मिला था, ठीक है ना। और उसके बाद में देख सकते उसके पहले मोनार्की सिस्टम था यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद डेमोक्रेसी आया, कभी डिक्टेटरशिप आया। हालांकि यूरोपियन कंट्री में चलता रहा था, कभी कौन आया कभी कौन आया कभी कौन, ऐसे चलता रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी आई थी, जो भी कंटिन्यू चलती आ रही है। तो ये था डेमोक्रेसी का राइज किस तरह से हुआ। ये डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं कि जो भी प्रेजेंट फॉर्म में चले डेमोक्रेसी वो किस तरह से है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। फिर डेमोक्रेसी की अगर बात करें डेमोक्रेसी होता क्या है,
तो डेमोक्रेसी अपन इससे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक गवर्नेंस सिस्टम होता है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, या डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ रूल करने का सिस्टम होता है इन विच, उसमें क्या होता है सबसे पहले पीपल क्या होता है वो इलेक्टेड करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है पढ़ेंगे हम आगे। डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है पीपल इलेक्टेड, दे रिप्रेजेंटेटिव एंड दे रन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी कैसा गवर्नेंस का सिस्टम होता है जिसके अंदर पीपल क्या होते हैं, पब्लिक होती है, वो क्या करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है इलेक्टेड करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं गवर्नमेंट को रन करने का काम करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर सिस्टम रहेगा जैसे कि आप पढ़ोगे मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटर में कोई वोट करने का राइट नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के एक फीचर्स भी है कि जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो अलग अलग पर्टिकुलर एज होती है, जैसे 18 ईयर इंडिया के अंदर एज है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के तौर पर कि इंडिया में जो पर्सन 18 ईयर्स का है उसके बाद उसको वोट देने का राइट होता है। तो उस वोट तो यहाँ के लोग होते हैं जिसकी एज 18 या 18 से वो होती है, वो क्या करते हैं वोट करते हैं, और वोट करने के बाद में क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उस पावर का यूज करेंगे, है ना, रूलिंग पावर का यूज करेंगे, तो उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके क्या करते हैं गवर्नमेंट को रन करने का काम करते हैं। इस तरह का सिस्टम हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई जैसे डेमोक्रेसी की वजह से अलग अलग स्कॉलर से अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे जो फेमस डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन की मानी जाती है। अब्राहम लिंकन यहाँ पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, यानी डेमोक्रेसी होती है वो लोगों की है, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर द पीपल, लोगों के लिए की जाती है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही की जाती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम है जो लोगों का होता है, पब्लिक का होता है, पब्लिक के लिए होता है और पब्लिक के द्वारा ही किया जाता है। डेमोक्रेसी सिस्टम में गवर्नमेंट का जिसमें क्या होता है लोग, वहाँ के खुद लोग होते हैं वही गवर्नेंस करते हैं। किसके लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, ठीक है ना। और वो गवर्नमेंट किसकी होती है, उनके खुद की होती है। इस तरह का डेफिनेशन है वो आपके अब्राहम लिंकन के द्वारा डेमोक्रेसी के बारे में दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद फर्दर हम डेमोक्रेसी का जो मीनिंग की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का जो मीनिंग होता है उसके लिए यहाँ बताया जाए डेमोक्रेसी दो मीनिंग, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है जो आपके एक ग्रीक वर्ड माने जाते हैं। डेमोक्रेसी होता है वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना होता है जो ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो ग्रीक वर्ड है यानी डेमोक्रेसी होती है इंग्लिश, डेमोक्रेसी वैसे इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो होते हैं आपके डीमोस, एक होते हैं आपके पास में क्रेटिया, ठीक है ना। डेमोक्रेसी है जो एक इंग्लिश वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है। डीमोस का मतलब रहेगा, पहले इसको क्राउड के तौर पर देखते थे पहले इसको, या एंशिएंट टाइमिंग के अंदर जो डीमोस का मतलब था भाई क्राउड, लेकिन अभी प्रेजेंट लेकर देखा जाए तो क्राउड का मीन्स होता है पब्लिक, और क्रिएटे का मतलब होता है आपके यहाँ पर पावर। क्रिएटे का मतलब हो जाएगा पावर। ये दो डेमोक्रेसी इंग्लिश वर्ड है और जो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ डीमोस, इसका मतलब हो जाएगा क्राउड, लेकिन प्रेजेंटली इसकी जो फॉर्म होती है क्राउड को एक पब्लिक में इन्वॉल्व किया गया है। इसके अलावा क्रिएटिया इसका मीन्स होता है पावर। अगर दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए, इसके लिटिल मीनिंग निकाला है डेमोक्रेसी की, तो हो जाएगी पावर और पब्लिक, यानी पब्लिक पावर, इट मींस पावर ऑफ पब्लिक। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पब्लिक की पावर पर रन करती है। डेमोक्रेसी पूरा देखा जाए तो उसमें सारा जो चाहे कोई भी सुपर पावर देख लो, सॉवरेनिटी पावर देख लो, कोई भी देख लो, वो सिर्फ पब्लिक के हाथ में होती है। पब्लिक ही गवर्नमेंट में बनाती है, उसको चेंज कर सकती है, उसको कंट्रोल करती है, उसको मतलब टर्मिनेट भी कर सकती है। तो कहने का मतलब पब्लिक पावर होता है और डेमोक्रेसी का मीन डेमोक्रेसी कैटेगरीज में आता है। डेमोक्रेसी में एक सिस्टम और भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग जो एक मेथड होता है वो डेमोक्रेसी में होता है। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो लेते कौन है, पब्लिक ही लेती है। कहने का मतलब जैसे रूल है पॉलिसी में बनाना है तो रूल पहले पॉलिसी कौन बनाएगा, एमपीज एमएलए वही बनाएंगे। अब एमपीज एमएलए का इलेक्शन किसने किया भाई, वो हम लोगों ने किया। इसका मतलब जो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना, वो लेने का काम होता है वो भी कौन करती है, यहाँ की पब्लिक ही करती है। डिसीजन लेने का काम होता है पब्लिक करती है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल, यानी डेमोक्रेसी में जो ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा जाता है। ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल यानी कोई भी जगह रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बनती है वो अकेले में नहीं बनती है, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन ही बनाता है, उसमें सारे मिनिस्टर बैठकर वो पॉलिसी का फॉर्मेशन करने का काम करता है। और इसमें ये ध्यान रखा जाता है, कहने का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मान
मान लो हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए पॉलिसी बनानी है, तो स्टेट के अलग अलग मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं उसमें, जो उसके अलावा और सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के मिनिस्टर मिलकर, ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर मिलकर क्या करते हैं, उस पॉलिसी को बनाने का काम करते हैं। और मेजोरिटी को ज्यादा बिलोंग करते हैं, कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब ज्यादा मेजोरिटी जिस तरफ होती है उसी तरह का डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। इसके बाद थर्ड होती है कि वैल्यू ऑफ आइडियोलॉजी। जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है आइडियोलॉजी होती है, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। यानी जैसे कि मान लो हम वोट करते, तो वोट करते हुए हम क्या करते हैं, जो जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं अपन, या जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करते हैं, तो अपन उसमें सबसे पहले आइडियोलॉजी का अपन ध्यान रखते हैं, फिलोसॉफी, थिंकिंग कि एक्चुअल में उस पार्टी की, उस पर्सन की थिंकिंग क्या है, उस थिंकिंग को बेस मान के क्या करते हैं भाई, हम वोट करते हैं। वो जो थिंकिंग होती है वो लास्ट से चली आती है, जब पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है तो उस आइडियोलॉजी को ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब जैसी आइडियोलॉजी होगी, उस जो पार्टी होती है या जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसका वैसा वैसा इन्वॉल्वमेंट वैसे छवि हमें देखने को मिल जाती है। फर्दर हम देखेंगे डेमोक्रेसी के फॉर्म, उसके बाद में कॉन्सेप्ट थ्योरीज। ये लेसन वैसे टोटल आपने देखा जाए तो 5 मार्क्स हैं, ठीक है ना। इसमें एक 1 मार्क्स अलग आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 1 मार्क्स में ज्यादा डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बीच बीच में जो भी डेफिनेशन आते हैं उसको पढ़ेंगे। और एक 4 मार्क्स आता है जिसके अंदर ज्यादा अगर आपके कुछ कभी थ्योरीज के बारे में पूछते थे, कौन सी थ्योरीज के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे अगर लिबरल ट्रेडिशनल थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी है, इलिटरिस्ट थ्योरी के बारे में, सोशलिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। या इसके बाद मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या पूछ लेते हैं, चार चीज याद रखना है। इसके अलावा कुछ एसेंशियल कंडीशन से डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए जरूरी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, 4 मार्क्स के लिए थोड़ा जरूरी होता है। तो आज का हमारी इंट्रोडक्शन के बारे में था। कुछ चीज अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रही है, कुछ क्वेश्चन अगर राइज होते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।